गुड मॉर्निंग एवरीवन। बजरंगी क्या नमस्ते, गुरुजी तनिष्क नमस्ते भाई, नमस्ते अंजलि यादव, सुबोध, आराध्य क्लास को नमस्कार। जस्ट अभी यूट्यूब पर क्लास खत्म की मैंने, आज बीच में लाइट चली गई थी क्लास में, तो बिल्कुल 8 बजे क्लास मैंने खत्म की। वहाँ पे आप क्लास में आ गए हैं तो मैं देख नहीं पाया मैंने कल क्या पढ़ाया था, तो मैंने पीडीएफ खोल ली है जो कल आपको पढ़ाया गया था, तो एक बार मैं पहले बार नजर मार लेता हूँ कि मैं कल कहाँ तक पढ़ा चुका हूँ, है ना। जस्ट क्लास जो है ठीक है, ओके। तो प्लीज नोट द करवा दीजिए वीओडी सब्जेक्ट में। वीओडी सब्जेक्ट में नोट नहीं डालेंगे भाई, वीओडी होता है ना उसमें किसी पुराने बैच के क्लास डली होती है, तो उसमें वो पता नहीं कौन सा बैच है, कब उसके नोट्स इतने सारे बैच हमारे चलते हैं, हम डिलीट करते रहते हैं जैसे अपलोड करवाने के बाद, तो वीओडी के नोट्स मिल पाएंगे, लाइव क्लास के नोट्स मिलते हैं। ये बच्चे अगर मेरा बुक 13 नंबर को आएगा, अच्छा जो बच्चों का बुक आता है वो काम कर सकते हैं, बुक को जैसे बुक के साथ में कोई छोटी मोटी वीडियो बनाकर या फिर मान लो कि उसके अनबॉक्सिंग के कुछ बना के, जैसे मैंने अब इंस्टाग्राम पे अपनी स्टोरी पर लगा के मुझे ऐड कर सकते हैं, मैं आपकी स्टोरी पर अपने स्टोरी पर लगा लूँगा। ये बच्चों को मैं लगाई भी है, लेकिन इंस्टाग्राम में बच्चों को बताते नहीं है, इसलिए ज़्यादा बच्चों को पता भी नहीं है। इंस्टाग्राम पे है मेरी आईडी अंकुर_वशिष्ठ के नाम से, इसे आप फॉलो कर लेना। इस पर जब आप अपनी स्टोरी को भी लगाओ तो उस पर जैसे आप टैग करेंगे हमें, तो मैं क्या करूँगा अपनी स्टोरी पर भी ऐड कर दूँगा उसे अंकुर_वशिष्ठ, ठीक है। टेलीग्राम पर आप सब लोग हैं, ये इंस्टा की है आईडी अंकुर_वशिष्ठ। ये हमने क्या ज़्यादा बताया नहीं है, इसलिए ज़्यादा से कभी, क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम बड़ा पर्सनल फोटो डालते हैं, है ना। तो ऑप्टिक्स के पीवाईक्यू करंट के बाद करवाएगा यूट्यूब पर, ऑप्टिक्स करंट के बाद मैं काम करूँगा, उसके बाद करा दूँगा मैग्नेट वाले, फिर कराऊंगा ऑप्टिक्स तक, आपको ऑप्टिक्स का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा यूट्यूब पे मैं कर रहा हूँ ना, तो आपको फायदा होगा कि आपने थोड़ी पढ़ रखी होगी, तो आप जल्दी कर लेंगे उसे, ठीक है। वॉइस थोड़ा और तेज कर दें, शुरू करें आज कार्यक्रम। एक बार पहले 1 मिनट का रिवीजन कर लेते हैं। राम राम से सर जी से, राम राम से भाई, राम राम। प्रदीपत सर कासगंज से सुमित जी बहुत बढ़िया। कासगंज का नाम मैंने सुना सा लग रहा है, कासगंज का नाम कहीं तो सुना है, किसी घटना की वजह से याद नहीं आ रहा मुझे। हर महादेव। तो शुरू करते हैं, आप कमेंटबाजी करेंगे बंद। देखो हमने कल की क्लास में बताया आपको कि जब लाइट एक से दूसरे मीडियम में जाएगी तो इस बात का ध्यान रखना कि लाइट तिरछी जा रही हो, तिरछी यानी कि किसी एंगल पर नॉर्मल अभिलंब से, उसमें कहते हैं इसमें ओब्लिक्यूली, हिंदी में कहते हैं तिरछी। जब लाइट तिरछी जाएगी तो नॉर्मल के नजदीक आएगी या दूर जाएगी, अगर वो तिरछी ना जाके अभिलंब के साथ जाएगी, नॉर्मल के साथ जाएगी तो सीधी निकल जाएगी। इस तरह की बात हमने कल की क्लास में की थी। अच्छा दूसरा, इस बात से मुझे याद आ गई, चलो बताना क्वेश्चन। बेटा मान लो ये नॉर्मल है, बेटा मान लो कि लाइट जा रही है हमारी ग्लिसरीन से बेंजीन में, लाइट जा रही है ग्लिसरीन से बेंजीन में, ये मान लो लाइट जा रही है ग्लिसरीन से बेंजीन में, ये इंसिडेंट है आपतित किरण आई एंगल पे। तो मेरा क्वेश्चन ये है, जो लाइट ग्लिसरीन से बेंजीन में जा रही है तो ये बेंजीन में जाएगी तो नॉर्मल की तरफ झुकेगी या नॉर्मल से दूर जाएगी, क्या होगा? तिरछी जा रही है, क्या होगा? प्राइस 199 है अंजलि यादव बुक का, फ्लिपकार्ट और अमेजोन पर दोनों पे है अंजलि यादव। ये जनाब ने फ्लिपकार्ट में तो बाद में कराया, पहले अमेजोन पे था। कुछ बच्चों ने कहा कि उनके यहाँ पर जो है वो अमेजोन की डिलीवरी नहीं आती, तो गाँव देहात से दूर से हैं, फ्लिपकार्ट की आ जाती है, तो मैं फ्लिपकार्ट पर करा दी थी। तो मैं कुछ नहीं, सर्च में जाकर लिखना है फिजिक्स फाइनल डेस्टिनेशन, तो आ जाएंगे दोनों, हिंदी वाला वर्जन भी आ जाएंगे, इंग्लिश वाला भी। अब यहाँ पे देखना, ये मैं शिवानी यादव ने बड़ा आंसर दिया है, बाकी बजरंगी का गलत हो गया है, मृदुपाल सरकार का भी गलत हो गया है, प्रवीण कुमार कह रहे राम जी, आयुष का गलत है, चंद्रशेखर कुछ अच्छा लिखना चाह रहे हैं, रिंटू का भी सही है। बेटा देखो लाइट जो है जब एक से दूसरे मीडियम में जाती है वो नॉर्मल के नजदीक आएगी या दूर जाएगी, किस पर डिपेंड करता है। अगर लाइट जा रही है सघन माध्यम में टेंसर में तो नजदीक आती है, वेल में जा रही है तो दूर हटती है। और आप याद करो, ये मैंने आपको बताया कि जो ग्लिसरीन है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कितना बताया था 1.5 और बेंजीन का भी कितना बताया था 1.5। जब दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, अपवर्तनांक सेम है, ना कोई सघन है ना कोई विरल है, तो लाइट को सीधी निकल जाएगी। यानी कि अगर लाइट कभी तिरछी जा रही हो तो तिरछी जा रही लाइट भी सीधी सीधी निकल सकती है, अगर दोनों माध्यम का अपवर्तनांक सेम हो। लाइट को अगर आपको नजदीक लेके आना है, दूर लेके जाना है, तो आपको इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि लाइट का मीडियम चेंज करे तो सघन से विरल से सघन माध्यम में जा रही हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक अलग अलग होने चाहिए। मैंने आपको लिखा था कि बेंजीन ग्लिसरीन इन सबका कांच अगर अपने आप से लेना है तो इन सबका 1.5 लेंगे, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लिसरीन का वही बेंजीन का, अगर दोनों माध्यम का अपवर्तनांक सेम हो तो ना कोई सघन है ना कोई विरल है, तो लाइट सीधी सीधी निकल जाएगी। इसमें बच्चों दूर हट जाएगी, सबको गलत है। ये दूर से बड़ा प्रेम है इस क्लास में, नजदीक का तो बताया नहीं है, नजदीक से प्रेम नहीं है तुम्हें, दूरी बढ़ने से दूर बता रहे हैं पूरी क्लास 5-7 को छोड़ के। रिंटू ने, शिवानी यादव ने, 2 बच्चों ने बढ़िया आंसर दिया इसका जी, लाइट बिना डेविएट हुए सीधी निकल जाएगी। चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये देखना पे, ये हम रिफ्लेक्शन अपवर्तन पढ़ रहे हैं, अब इसके डेली जीवन में क्या प्रभाव में देखने को मिलते हैं, देखो रोजमर्रा की जिंदगी में इसके प्रभाव। अब एक काम करना, आज ये क्लास खत्म होते ही पीएनजी क्लास से नोट्स बनाएंगे तो ज्यादा बढ़िया हो, क्योंकि हम डेली क्लास में बता रहे हैं, है ना। आप लोग डेली बात में ज्यादा लगाने लगे हो, मैं तुम्हारे कमेंट हटाता हूं सामने से थोड़ी देर, तुम्हारे चक्कर में अच्छा खासा जो चल रहा है स्ट्रिक्टनेस उसे भूल कर मैं ज्यादा बातचीत करने को बच्चों से यारी दोस्ती का माहौल बन जाता है, तो ज्यादा यारी दोस्ती के चक्कर में चला कि तुम बातों में टाइम खराब करोगे डेली। देखो ये मैंने खाली बाल्टी ली, आप करना क्लास के बाद अपने घर में बाथरूम में जाना, एक खाली बाल्टी को देखना झाँक कर, आपको उसकी गहराई को महसूस करना है कि कितनी गहरी है, तो गहराई महसूस करने के लिए आपको उसकी तली देखनी पड़ेगी। हमने अच्छा वो बाल्टी कितनी गहरी है, अब क्या करो इस बाल्टी के अंदर पानी भर लो, पानी भर लेंगे, पूरा पानी भर लिया। अब इस बाल्टी को दोबारा देखना, यही बाल्टी जब खाली थी जितनी गहरी आपको महसूस हो रही थी ना, पानी सारी बाल्टी से कम गहरी महसूस होगी। आपने देखा ना गाँव वाले बच्चों ने जो 12 होती है गाँव में, 12 का पानी गिरता है ना उसके अंदर हमारे कहते होती, इसके अंदर पानी गिरता बच्चे नहाते भी हैं। जब कभी मुझे कभी छुट्टी में जाते थे मामा के यहाँ, तो हम कहते थे मामा साफ करते हैं, इसमें काई लग जाती है चारों तरफ, उसमें खाली करके जब देखते थे तो लगता था गहरी लग रही है, डेली में से नहाते थे क्या, जब वो होती पानी से भर जाती थी कम गहरी लगती थी, तो पानी से बाल्टी कम गहरी है, पानी से भरी होती है, टैंक वगैरह कम गहरे क्यों लगते हैं, स्विमिंग पूल कम गहरे क्यों लगते हैं, उसकी वजह रिफ्लेक्शन अपवर्तन। आपको सर रिफ्लेक्शन तो आपने बताया था लाइट का एक से दूसरे मीडियम में जाना, जब लाइट मीडियम चेंज करती है तो मीडियम चेंज करने से ये बाल्टी कम गहरी क्यों दिखने लगती है, ऐसा क्यों है। देखो बड़े ध्यान समझना, ये मान लो बेटा ये आपकी आंख है
और आपको पानी की बाल्टी पानी से भरी इसकी गहराई महसूस करनी है। तो गहराई कब महसूस होगी? जब इसकी तली देखोगे, यानी कि इस तली से कोई चीज हमें कब दिखती है? इस तली पर जो भी सूर्य का प्रकाश टकरा रहा होगा, इस तली पर टकराने वाला प्रकाश अगर मेरी आंख तक पहुंच जाए, मैंने बताया था ना कि किसी वस्तु पर टकराने वाला लाइट मेरी आंख तक पहुंच जाए तो मुझे वस्तु दिखेगी। अब मुझे पानी की बाल्टी की तली देखनी है तो इससे चलने वाला प्रकाश मेरी आंख तक पहुंचना चाहिए। अब यहाँ से लाइट ने चलना शुरू किया, ये लाइट चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेटा जैसी लाइट पानी की बाल्टी से बाहर निकलेगी, अब होगा क्या? अंदर है पानी, बाहर है हवा। तो जो पानी है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.33 और बाहर एयर है, इसका होता है लगभग 1। मेरे को हम 1 ले लेते हैं, वैसे होता है 1.0003। तो ये 1 है एयर का, ये है वाटर का, 4/3 या 1.33। जब लाइट जो है पानी में चल रही थी, जब बाहर निकलेगी तो बाहर तो हवा है, नहीं लाइट जाएगी सघन माध्यम से विरल डेंसर जाएगी रियल में, और लाइट जब जाती है सघन से विरल माध्यम में तो आपको पता नॉर्मल से दूर हट जाएगी वो। नहीं लाइट थोड़ी सी ऐसे दूर हटेगी। अब जब लाइट दूर की तरफ हटी, मान लो कि लाइट दूर हट रही है, अभी लाइट दूर हट रही है तो आपने पीछे की तरफ बढ़ाओगे तो एक पॉइंट आपको मिलेगा। ये जो पॉइंट है ना एक्चुअल में आपकी आंख को लगेगा ये पॉइंट जो है इस पॉइंट से लाइट निकल के बाहर आ रही है, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है इससे टकराने लाइट मेरी आंख को पहुंचनी चाहिए, लेकिन ये वाला पॉइंट है मेरी आंख को लगेगी लाइट तो इस वाले पॉइंट से आ रही है, यानी मेरी आंख को ये वाला जो पॉइंट है इसकी इमेज यहां पर दिखाई देगी। ये जो इसके बगल में पॉइंट है उसकी इमेज यहां दिखाई देगी, बगल वाले की इमेज यहां दिखेगी, इस वाले की यहां दिखेगी, इस वाले की यहां दिखेगी, यानी कि जो बाल्टी जो है इसकी तली है तो यहां पर और देख मुझे यहां पर ही है। अब सोचो अगर ये तली इसकी मुझे यहां पर महसूस होकर यहां पर हो तो मुझे बाल्टी की इतनी गहरी लगेगी, तो पानी से बड़ी बाल्टी कब गहरी महसूस होती है? रिफ्लेक्शन अपवर्ड की वजह से, लाइट का मीडियम चेंज करने की वजह से। अभी मान लो कि इसकी जो है टोटल जो गहराई है वो ये है, इसे कहते हैं रियल डेप्थ। ये डी जो है वो रियल डेप्थ है और मुझे महसूस कितनी हो रही है? इतनी, यहां से लेके यहां तक। इसे कहते हैं बेटा आभासी गहराई, अपरेंट डेप्थ मुझे आभास होगी, इसे मैं कहूंगा डी डैश। यानी कि यहां पे जो डी है वो है एक्चुअल या रियल डेप्थ, हिंदी में हम कहेंगे वास्तविक गहराई, वास्तविक गहराई, और डी डैश जो है वो है आभासी गहराई, अपरेंट डेप्थ, आभासी गहराई। अगर पेपर में आपसे पूछा क्या उस पर आ जाओ। पेपर में क्या रहेगा कि एक बाल्टी मान लो कि 20 मीटर गहरी है और पानी से भरी है, बताओ उसकी आभासी गहराई कितनी होगी, आपको कितना आभास होगा? ये आपसे कह रहा है कि अगर आभासी गहराई 20 मीटर की लग रही है तो बताओ एक्चुअल गहराई कितनी रही होगी? एक्चुअल गहराई बताओ, यानी कि तो रियल देकर अपरेंट आभासी पूछेगा या आभासी लेकर रियल पूछेगा। तो इसमें छोटा फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है कि जो आभासी गहराई होती है इसका फॉर्मूला होता है डी डैश। जो बेटा एक्चुअल गहराई है ना, आपको क्या करना है? एक्चुअल गहराई को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से भाग करना है। किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? जो जिससे बाल्टी भरी है, जिसमें लिक्विड से, जिसमें पानी से। तो अपरेंट डेप्थ क्या होती है? रियल डेप्थ को डिवाइड करना है आपको किससे? लिक्विड के पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नॉर्मली पानी आपको देगा तो आभासी गहराई के लिए होता है वास्तविक गहराई बटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जो नहीं कि हमेशा अपरेंट डेप्थ ही पूछे, वो वास्तविक भी पूछ सकता है। आप ये भी लिख सकते हैं कि वास्तविक गहराई क्या होती है? आभासी गहराई में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। तो आपको एक फॉर्मूला याद करो, ये वाला आभासी वाला, अगर रियल पूछेगा तो इससे निकल जाएगी, तो डी डैश होता है डी बाई एन। अभी मैं से क्वेश्चन कराऊंगा आपको, पर पहले ध्यान रखना कि कई बार आपको क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर उसने कहा है कि वास्तविक गहराई 24 मीटर की है तो समझ जाना कि वास्तविक है 24, तो आभासी गहराई तो कम ही होती है, यानी मेरा आंसर 24 मीटर से कम का आएगा। वो कहते हैं कि आभासी 24 है तो रियल कितनी रही होगी? तो रियल तो हमेशा आती है कि मेरा आंसर 24 से बढ़ाएगा। तो आपको ऑप्शन के साथ भी खेलना है कि रियल डेप्थ बड़ी होती है और आभासी होती है कम। तो अगर उसने रियल डेप्थ रखी है, रियल वास्तविक, और अपरेंट आभासी पूछ रहा है तो कम वाला आंसर होगा। अपरेंट आभासी लेकर रियल पूछ रहा है तो रियल तो ज्यादा तो बड़े वाला आंसर होगा। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन करूं, मैं आपसे पूछूं, एक बाल्टी है, एक बाल्टी है और ये पानी से भरी है। पानी से भरी एक बाल्टी जो है, अगर इसकी वास्तविक गहराई 24 मीटर की हो और ये बाल्टी जिस पानी से भरी है उस पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, अगर बाल्टी की वास्तविक गहराई 24 मीटर है तो बताओ इसकी आभासी गहराई क्या होगी? इसकी अपरेंट डेप्थ क्या होगी? आभासी गहराई क्या आएगी? 24 मीटर गहरी बाल्टी आपको कितने मीटर गहरी लगेगी ये आपको बताना है, ठीक है? ये करो। सबसे पहले देखा कि हमें रियल डेप्थ रखी 24 मीटर की, आभासी गहराई तो कम होती है कि हमारा आंसर आएगा 24 मीटर से कम वाला। अब कुछ बच्चे 18 मीटर बता रहे हैं, कुछ बता रहे हैं 12, यानी 24 से आंसर नहीं है। जाने कादरी, बजरंगी, एक अजय का गलत है, बाकी सब सही है। चंद्रा, आराध्या, प्रियांशु, प्रतीक, अमित, आशीष, बहुत देखो आपको निकालनी आभासी गहराई। आभासी गहराई का फॉर्मूला रखा है रियल डेप्थ को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से भाग कर दो। तो रियल डेप्थ कितनी है? 24 मीटर की। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पानी देखा 4/3, तो 3 तो ऊपर पहुंच जाएगा, तो 24 मीटर गुणा 3/4, तो 4 6 24, 6 18, 18, तो आभासी गहराई आएगी 18 मीटर की। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर मैं आपसे पूछूं कि बाल्टी जो है वो 24 मीटर गहरी थी, जैसे पानी से भर दिया जाए तो इसकी तली कितना ऊपर उठ जाएगी? तली कितना ऊपर उठी? तो बाल्टी 24 मीटर गहरी है, अब इस फॉर्मूले से पहले निकालो आभासी गहराई। आभासी गहराई कितनी आई? 18 मीटर की। तो तली कितना ऊपर उठ गई? और पूछे कि तली कितना उठी? भाई 24 मीटर गहराई पर थी एक्चुअल में तली, आपको दिखी 18 मीटर गहराई पर, यानी तली जो है वो एक्चुअल में कितना मीटर उठी? 6 मीटर। 18 में से 24 मीटर 6 मीटर उठ गई तली ऊपर की तरफ को। बेटा तली ऊपर की तरफ उठती है ना, जैसे मान लो कि तली थी तो यहाँ पर ध्यान से पढ़ना, पूछ क्या रहा है? एक्चुअल गहराई के आभासी पूछ रहा है या पूछ रहा है कि तली जो कितना ऊपर को शिफ्ट करेगी, बॉटम कितना ऊपर उठ जाएगा 6 मीटर का? ये तली जो आपके ऊपर उठती है ना, ये इसे हम कहते हैं वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, ऊर्ध्वाधर विस्थापन। तो वर्टिकल कितना उठी है ना, सब कहते हैं तो बाल्टी कितना ऊपर उठी तली, इसे हम कहते हैं वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ऊर्ध्वाधर विस्थापन कितना हुआ तली का। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, ऊर्ध्वाधर विस्थापन। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट आप कैसे निकाल सकते हैं? या वर्टिकल शिफ्ट ज्यादा अच्छा है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कहो या वर्टिकल शिफ्ट कहो, एक ही चीज है। उसमें एक चीज इंग्लिश वाले वर्टिकल शिफ्ट भी लिख लेना, हिंदी वालों के लिए ये ऊर्ध्वाधर विस्थापन ही है। तो वर्टिकल शिफ्ट है ये कैसे निकालेंगे? ये रियल डेप्थ है डी, ये आभासी है कितनी? डी डैश। तो इस रियल में से डी में से अगर आप डी डैश हटा दोगे, आभासी हटा दोगे तो ये आ जाएगा। जो वर्टिकल शिफ्ट है वो एक्चुअल गहराई में से आभासी गहराई घटाने के बाद आएगा। 24 माइनस 18 कितना आएगा? 6 मीटर का। तो इनका रट्टा मार के चले जाते हैं। पढ़ना की पूछ क्या रहा है? वास्तविक गहराई 24 मीटर की है तो आभासी गहराई कितनी होगी? तो 18 है। और वास्तविक गहराई 24 मीटर की है तो तली कितना ऊपर उठ जाएगी? तो तली कितना ऊपर उठेगी? तो आपको क्या करना है? वास्तविक गहराई में से आभासी गहराई निकाल दोगे तो वर्टिकल शिफ्ट आ जाएगा, यानी कि जो है ये 6 मीटर उठेगी। तो इस क्वेश्चन में आभासी गहराई कितनी आई थी? 18 मीटर। और जो वर्टिकल शिफ्ट था ऊर्ध्वाधर विस्थापन, ये तली कितना ऊपर को चली गई? वो कैसा है? 24 मीटर में से एक्चुअल में से आभासी घटाया, यानी कितना? 6 मीटर का। ये तो क्वेश्चन करवाएंगे अभी आपसे इससे जुड़े हुए, पीडीएफ से कर लेते हैं। चलो इसमें प्रैक्टिस सेट 2 3
है क्या? इसमें मिल जाना चाहिए। क्वेश्चन कहाँ गया भाई? क्वेश्चन गायब हो गया। इसमें भी नहीं मिला तो फिर दूसरा पीडीएफ ढूंढना पड़ेगा। नहीं है। इनसे पहले कि 2-3 क्वेश्चन देखिए मुझे, इस क्वेश्चन का पूछूंगा। पीडीएफ खोलने का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन जो मैं क्वेश्चन अभी चाह रहा हूँ पहले पहले उसे ही करेंगे। काजल तिवारी, रुतेजा, अभी रायचंद, कल तो तुम लेट हो गए थे। अभी रायचंद लिख लेट हो गया हूँ। टाइम सामने क्लास में बाद में आके लिखने से क्या फायदा हो, जब मैं लेट हो गया हूँ। टीचर रिपीट तो करेगा नहीं, इस सारा रिपीट कर दे, है ना? तो टाइम से आओ क्लास में, इस बात का बहुत ध्यान रखो। एक क्वेश्चन जो है पहले ये वाला कर लेते हैं। देखो बेटा, एक स्विमिंग पूल है, वो पानी से भरा है और पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखा 4/3। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए हम सिंबल एन का यूज भी करते हैं और म्यू का भी, तो उसने म्यू का यूज रखा है। फिर एक स्विमिंग पूल के तल पर एक सिक्का रखा जाता है, सिक्के के प्रतिबिंब का 20 सेंटीमीटर का ऊर्ध्वाधर विस्थापन प्राप्त करना है। जो सिक्का है उसका जो मुझे ऊर्ध्वाधर विस्थापन चाहिए, जो वर्टिकल शिफ्ट चाहिए, वो 20 सेंटीमीटर प्राप्त करने के लिए कह रहा पानी कितनी ऊंचाई तक भरा होना चाहिए ये बताओ। और पानी जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखा 4/3। ये करो, करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। केशव वर्मा कह रहे हैं मेरी बुक आ गई, बढ़िया भाई। जो चैप्टर आपकी क्लास में हो रहा है ना, उसे क्वेश्चन करना उसे। लिखा है कि एक स्विमिंग पूल के तल पर एक सिक्का रखा गया, उसका ऊर्ध्वाधर विस्थापन समझिए। तो कहना क्या चाह रहा है? कोई नहीं, 1-2 क्वेश्चन लगेंगे, जब तक क्लियरिटी ना आए मुझे बताना। ये स्विमिंग पूल है, तो कह रहा है कि इसके तल पर एक सिक्का रखा गया, इस सिक्के का हमें ऊर्ध्वाधर विस्थापन वर्टिकल शिफ्ट चाहिए 20 सेंटीमीटर। वर्टिकल शिफ्ट समझ रहे हो ना? इस सिक्का यहाँ पर है तो वर्टिकली कितना शिफ्ट चाहिए? इस सिक्का मान लो कि मुझे 20 सेंटीमीटर चाहिए वर्टिकल शिफ्ट। तो कह रहा है कि पानी कितनी ऊंचाई तक भरा होना चाहिए, इसमें पानी कितनी ऊंचाई तक भरे, यानी कि एक्चुअल गहराई पूछा है इसकी। एक्चुअल गहराई एक चीज बताओ, मैंने आपको थोड़ी देर पहले वर्टिकल शिफ्ट का फॉर्मूला बताया था कि वर्टिकल शिफ्ट क्या होता है। एक्चुअल गहराई में से आभासी गहराई घटा दो। भैया मान लो कि एक्चुअल गहराई है, सिक्का मान लो कि यहाँ पे पहुंच गया, तो यहाँ तक जो है, यहाँ तक की तो इसकी आभासी गहराई होगी, अपर एंड डेप्थ। और इस एक्चुअल गहराई में से डी में से अगर आभासी गहराई घटा दूंगा तो वर्टिकल शिफ्ट आता है ना, थोड़ी पढ़ाते समय बताया मैं आपको। तो वर्टिकल शिफ्ट क्या होता है कि एक्चुअल गहराई में से आभासी गहराई घटानी है, तो हमारा काम हो गया। ये वर्टिकल शिफ्ट 20 सेंटीमीटर का, आभासी गहराई क्या होती है? एक्चुअल गहराई को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से भाग कर दो, ठीक है? तो यहाँ से मेरे पास में 20 सेंटीमीटर, डी मैंने लिया कॉमन, तो आ जाएगा 1 - 1/n। एन की वैल्यू कितनी रखी है? एन यहाँ पे देखा उसने म्यू से लिखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को 4/3 पुट करोगे तो आपको बेटा एक्चुअल जो गहराई आएगी वो 80 सेंटीमीटर की आ जाएगी, क्योंकि ये सेंटीमीटर में तो एक्चुअल भी आएगा सेंटीमीटर में। आंसर बनेगा इसका डी ऑप्शन। एन की वैल्यू पुट कर लेना 4/3, 3 पहुंच जाएगा ऊपर, तो 4 में से 3 का तो 1/4, 4 के मल्टीप्लाई करेंगे 80 आ जाएगा। सोल्व करोगे कितना? 80 सेंटीमीटर आंसर आएगा क्वेश्चन का। जो 80 मीटर लिखा उसका गलत है। देखिए देखो ना, उसने कहा कि जो वर्टिकल शिफ्ट है वो 20 सेंटीमीटर का प्राप्त करना है। सेंटीमीटर में एक्चुअल वाला कितने में आएगा? सेंटीमीटर में आएगा। नहीं समझ में गया? ये देखो जो हमने इससे पहले आपको बताया था, ये देखो, ये पानी की बाल्टी की तली ये थोड़ा सा यहाँ पहुंच गई। अगर बाल्टी 24 मीटर गहरी है तो मुझे 18 मीटर गहरी क्यों लगी? यानी कि ये तली जो 6 मीटर ऊपर पहुंच गई होगी। जो वर्टिकल शिफ्ट है ये हमने कैसे निकाला था? एक्चुअल 24 में से आभासी 18 मीटर घटा के वर्टिकल शिफ्ट आया था। वही तो इस क्वेश्चन में भी है कि वर्टिकल शिफ्ट चाहिए होगा तो एक्चुअल में से आभासी गहराई घटा देंगे। आभासी का फॉर्मूला पता है, एक्चुअल को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से भाग कर दो, तो 20 सेंटीमीटर है, इधर मैंने डी कॉमन लिया तो 1 - 1/n। एन के लिए 4/3 पुट करेंगे तो 80 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर और नोट? प्लीज लेट मी नो कि बात आपको समझ आई कि नहीं। एक क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूं, ये आपके रेलवे ग्रुप डी का क्वेश्चन है। ये करो, डी को कॉमन लिया तो डिफरेंट है। कहां डी को डिफरेंट है भाई? डी माइनस डी डैश है, तो डी डैश का लिखा ना डी बाई एन, मेरा जो डिफरेंट है। देखो इसने कहा कि हवा में उड़ रहा है एक पक्षी, पानी की सतह से वायु ऊंचाई पर है, एक मछली पानी की सतह के नीचे x गहराई पर है। मछली और पक्षी के बीच की आभासी दूरी ज्ञात कीजिए। देखो ये हमारे पास में एक मान लो कि तालाब है, ये हमारे पास में तालाब, यहाँ पर एक मछली है, ये एक पक्षी है। तो कह रहा है कि हवा में उड़ रहा पक्षी पानी की सतह से वायु ऊंचाई पर है, वायु ऊंचाई पर, और मछली जो है वो x गहराई में है। तो कह रहा है कि इनके बीच की आभासी दूरी देखो, वैसे तो देखो ये मछली जो पानी से x गहराई में है, ये y ऊंचाई पे है, तो दोनों के बीच दूरी x + y आनी चाहिए। और आपको पता है कि x + y तो नहीं आएगा आंसर। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जो ये हवा में है पानी में, तो जब आप हवा से पानी की चीज को देखते हैं तो मछली थोड़ी सी आपको उठी हुई दिखेगी। तो पानी के अंदर जो कोई सिक्का होता है, कोई पानी की बाल्टी की तली है, वो थोड़ी सी उठी हुई दिखती है, यानी एक्चुअल जो मछली है उसकी एक्चुअल गहराई तो ये है, पर ये एक्चुअल में इसकी जो गहराई होगी आभासी गहराई वो कुछ होगी इतनी। तो मछली की आभासी गहराई निकाल लो। आभासी गहराई क्या होती है? डी डैश होता है डी बाई एन के बराबर। तो डी कितना है? एक्चुअल गहराई कितनी मछली की? x है। जिस पानी में है उस पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्वेश्चन में n दे रखा है, आपको पानी का पूर्णांक n दे रखा है, यानी जो मछली होगी वो एक्चुअल में तो x गहराई में है, पर लगेगी कितनी गहराई में? x बाई n। तो दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? टोटल डिस्टेंस हो जाएगी y + x बाई n, यानी कि बी ऑप्शन आएगा क्वेश्चन का आंसर, y + x बाई n। आकाश समित श्यामल मर्दत पाल सरकार का लाइन से ठीक है। अब एक बात समझो कि ये मछली जो है वास्तविक गहराई इसकी x है, अगर ये पानी में जिसका पूर्णांक n हो तो आभासी गहराई क्या होती है? एक्चुअल गहराई को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से भाग करो, हम ये तो पढ़ रहे हैं। आभासी गहराई क्या होती है? एक्चुअल गहराई को किस भाग करना? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। एक्चुअल में गहराई इसकी x है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बनेगा n, यानी कि जो मछली जो है वो x बाई n गहराई में लगेगी, x गहराई में ना लगकर x बाई n गहराई में, और ऊपर पक्षी y पर है तो y + x बाई n आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, अगर आप इस बात को समझ पा रहे हैं तो मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा और इससे कनेक्ट करके एक क्वेश्चन अभी और बताया जाएगा। अभी बहुत सारी पीडीएफ हो जाएंगे, आज निकालनी पड़ रही है। एक क्वेश्चन नहीं करना,
पांचवा, फिर हम 2 क्वेश्चन को जोड़कर एक बड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बनाएंगे। पहले पांचवा करेंगे। जिलानी, प्रवीण, आकाश, मृतपाल, अमित, आशीष, मंडल, अजय कुमार, रुतेजा, पाटिल, सब करते रहो। देखो, इसने कहा कि विच ऑफ दीज ट्रैवल्स इन ग्लास विद मिनिमम वेलोसिटी, इनमें से कौन सा कांच में न्यूनतम वेग के साथ यात्रा करता है। ठीक है, क्या तो ध्यान रखना। उसने कहा कि कांच में पूछा कि कौन मिनिमम वेलोसिटी के साथ चलेगा, लाल प्रकाश की, बैंगनी की, हरा की, पीला। तो उसने कांच की बात करी, किसी मीडियम की, कांच की या पानी की बात करे। सब कमेंट जा रहे हैं, मत लिखा करो, मेरे कमेंट नहीं जा रहे हैं, सब कमेंट आते हैं। ठीक है, अब उसने पूछा कांच में, अगर वो पेपर में पूछता वैक्यूम निर्वात, खाली जगह, बेटा वैक्यूम में हर कलर सेम ही स्पीड से भागता है, लाल, हरा, नीला, पीला सब एक स्पीड से भागते हैं, सब एक साथ चलते हैं वैक्यूम में, तो व्हाइट लाइट दिखती है। लेकिन जब किसी मीडियम से गुजरता है ना, मीडियम जैसे कि कांच से, पानी से, डायमंड से, कोई और मीडियम ले लो आप, केरोसिन वगैरह कुछ भी ले लो, तो फिर लाल रंग की स्पीड ज्यादा होती है और बैंगनी की कम। तो आपको पेपर में पढ़ना है कि वैक्यूम पूछ रहा है कि किसी माध्यम की बात कर रहा है, कांच, पानी की, तो वैक्यूम में सारे कलर सेम स्पीड चलते हैं और मीडियम में लाल तेज और बैंगनी धीरे। सोचना चाहिए बैंगनी पहले लिखेंगे, समझेंगे ऐसा क्यों है। अब देखो, लिखेंगे इन वैक्यूम ऑल कलर्स ट्रेवल विद सेम स्पीड बट इन ए गिवन मीडियम रेड कलर इज फास्टेस्ट वाइल वायलेट कलर इज स्लोएस्ट। इनको लिखेंगे, निर्वात में सभी रंग समान चाल से चलते हैं, निर्वात में सभी रंग समान चाल से चलते हैं किंतु किसी दिए गए माध्यम में लाल रंग सबसे तेज जबकि बैंगनी सबसे धीरे चलता है। निर्वात में सभी रंग समान चाल से चलते हैं किंतु किसी के माध्यम में लाल रंग सबसे तेज जबकि बैंगनी धीरे चलता है। ठीक है, जब पढ़ाएंगे स्कैटरिंग आ जाएगा मृतपाल सरकारी। ठीक है, अब तो ऐसा क्यों है बेटा, एक्चुअली में ऐसा ही है। जैसे मान लो ये मेरे पास में कांच की प्लेट है, अब इसी कांच की प्लेट के अंदर ये जरा लाल रंग, ये जरा मान लो कि बैंगनी सा कलर, ऐसे मान लो बैंगनी। ठीक है, तो रेड कलर की जो स्पीड हो जाता है वो ज़्यादा तक बढ़ गया, बैंगनी की कम है, ये वायलेट मैंने मान लिया बैंगनी कलर। एक्चुअली में ऐसा इसलिए है कि मेरे को पीछे सिल्वर कोटेड क्यों करते हैं, ये जब रिफ्लेक्शन पड़ा था ना वो पड़ गया, उस क्लास को देखना पता चल जाएगा क्यों करते हैं। अब ये कांच है, ये लाल रंग है, ये बैंगनी है, तो बेटा कोई जो मीडियम होता है ना, कोई जो माध्यम है, ध्यान समझना, इसी जैसे मान लो कांच ले लिया, इसी कांच के अंदर लाल रंग जा रहा है, हरा जा रहा है, नीला जा रहा है, पीला जा रहा है, ये कांच हर कलर के लिए बिल्कुल एक तरह का व्यवहार नहीं करता, ये थोड़ा सा मतलब दोगला व्यवहार है इसका, मतलब थोड़ा सा ये क्या कहते हैं उसे, वो पक्षपात वाला व्यवहार होता है। इस मीडियम में जब लाइट चलती है तो क्या होता है, कोई जो मीडियम है ना जिसके अंदर से लाल रंग गुजरता है, तो लाल रंग के लिए कोई मीडियम जो है एक रियल मीडियम की तरह काम करता है, यानी कि जो कांच है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका अपवर्तनांक लाल रंग के प्रकाश के लिए कम होता है, लाल रंग के प्रकाश के लिए विरल बन जाता है। और इसी कांच में जब बैंगनी रंग चलता है तो ये डेंस मीडियम सघन माध्यम की तरह काम करता है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है। यानी कि अगर आपसे पूछे कि जो रेड कलर है, रेड कलर, तो रेड कलर के लिए बेटा किसी जो मीडियम होता है, रेड कलर के लिए किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होता है, तो रेड कलर, अब अच्छे समझो, जब ये कांच जो है लाल रंग के लिए विरल माध्यम की तरह बिहेव करेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम आएगा, तो जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम उसमें स्पीड ज्यादा होती है। लेकिन बैंगनी कलर के लिए, वायलेट कलर के लिए किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है, क्वेश्चन किस रंग के लिए अपवर्तनांक ज्यादा, बैंगनी रंग के लिए माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा होता है, इसलिए बैंगनी रंग के लिए माध्यम सघन बन जाता है, इसलिए बैंगनी रंग धीरे चलता है। ये कोची फॉर्मूला आता है, कोची का फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला में बताता है कि जब किसी मीडियम से लाल रंग चलेगा तो लाल रंग के लिए मीडियम बन जाएगा विरल। क्या बाबूजी आओ बैठो चाय पानी लो, जब बैंगनी कलर चलेगा कैसे घुसा अंदर, इसने बोला बाहर जाओ, तो यानी कि यही कांच लाल रंग जाएगा तो लाल रंग के लिए विरल माध्यम की तरह काम करेगा, लाल रंग के लिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, इसलिए लाल रंग की स्पीड ज्यादा आएगी। यही कांच जो है बैंगनी कलर के लिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो स्पीड कम आएगी। अब तो बात में लिख लेना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज लीस्ट फॉर रेड कलर, इज लीस्ट फॉर रेड कलर एंड मोस्ट फॉर वायलेट कलर। हिंदी में लिखेंगे, किसी माध्यम का अपवर्तनांक, किसी माध्यम का अपवर्तनांक लाल रंग के लिए सबसे कम और बैंगनी रंग के लिए, और बैंगनी रंग के लिए सबसे अधिक होता है। तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक लाल रंग के लिए सबसे कम और बैंगनी के लिए क्या होता है, सबसे अधिक। इस बात को समझो, मैं जैसे स्टोरी सुनाता हूं बच्चों क्लास में, उससे बड़े रिलेट करते हैं वो, हो सकता है कि आप भी समझो। देखो ये कुछ ऐसा है कि बच्चों में कहता हूं, मान लो कि कोई एक फैक्ट्री है आपके शहर में और बड़ी फैक्ट्री, अच्छी खासी सैलरी देती है वो,
और क्या हुआ कि एक दिन आपने सोचा कि नौकरी लेनी है, सीधे मालिक से मिल लेता हूं मैं। आपके साथ ट्रक में भिड़ा के अंदर घुस गए फैक्ट्री में और सीधे मालिक के ऑफिस में पहुंच गए, बाबूजी मुझे नौकरी चाहिए। हो सकता है व्यक्ति इरिटेट हो जाए कि आप सीधे मेरे कैबिन में कैसे आ गए, गार्ड को बुलाए, सिक्योरिटी बाहर निकालो, कोई बंदा मेरे ऑफिस में घुस जा रहा है, कहां हो तुम, क्या काम कर रहे हो, उसे बता दिया। और वो व्यक्ति अगले दिन बैठा है, अब आज और भी ज्यादा बिजी है, लेकिन आज क्या उस शहर का जो एमपी है उसके ऑफिस में घुस गया, उसे देखते हुए यार मंत्री जी कैसे आना हुआ, आइए बैठिए। बिजी तो मेरे कहा साहब आपने दर्शन दिए, हमारी बड़ी बात है। नहीं वही व्यक्ति जब एक बेरोजगार उसके केबिन में आ रहा है तो अलग तरीके से व्यवहार कर रहा है, और मंत्री जा रहे तो अलग तरीके से कर रहा है। ऐसे किसी मीडिया में लाल और बैंगनी कलर घुसते हैं, तो लाल रंग के मीडिया में कहता है मंत्री जा रहे चलो तेजी निकल जाओ, बेरोजगार आ गया बैंगनी कलर चलो बाहर जाओ। तो वही है कि कोई भी जो माध्यम का पूर्वतन होता है लाल रंग के लिए होता है सबसे कम, लाल रंग के मीडियम रेफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है, वेल माध्यम बन जाता है इसलिए स्पीड आ जाती है, और बैंगनी रंग के लिए होता है सबसे अधिक। तो बैंगनी कलर के लिए रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, पूर्वतन ज्यादा होगा बैंगनी कलर के लिए, तो सघन माध्यम बन जाएगा तो स्पीड कम आएगी। ठीक है, तो एक आपको याद रखना है कि किसी मीडियम में बैंगनी कलर सबसे तेज चलता है और लाल चलता है सबसे तेज। एक आपसे ये पूछ लेगा कि किसी मीडियम का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स किस कलर के लिए ज्यादा होता है, बैंगनी कलर के रेफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है ज्यादा और लाल रंग के लिए रेफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है कम। हम लाल में हमेशा मैक्सिमम बिट लगाते हैं, लाल की वेवलेंथ ज्यादा है, अंधेरी ज्यादा है, लाल रंग की स्पीड भी ज्यादा है, लेकिन लाल रंग के लिए किसी मीडियम का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स कम होता है, लाल रंग के लिए रेफ्रेक्टिव इंडेक्स कम है, लाल रंग के लिए माध्यम विरल है तभी तो स्पीड ज्यादा आ रही है, तो रेफ्रेक्टिव इंडेक्स लाल रंग के लिए कम होता है। ठीक है, हाँ तो लाल रंग जो है समझ जाना कि मंत्री जी है, ये लाल रंग आया यानी अमित शाह गया, अमित शाह साहब आई है ना। और बैंगनी कलर आया, बैंगनी कलर किससे कनेक्ट कर दें, बैंगनी कलर मान लो कि समझ लो कि कुछ बन नहीं रहा है ना, बढ़िया सा माहौल। तो मान लो लालू जी का परिवार है, लालू जी के परिवार में मान लो कि आ जाए तेजस्वी भैया, तो तेजस्वी भैया लाल कलर, आइए बैठिए, तेज भैया अपने तेज प्रताप, अरे बाहर निकालो कैसे घर घुसाए, तो पिताजी ने बाहर किया हुआ है तो तेज भैया को बाहर भेज दिया। तेज भैया हमारे फेवरेट है एकदम, तो बढ़िया आदमी मुझे लगता है, और किसी को देखो मैं तेज भैया देखता हूँ मैं, बड़ा क्यूट सा बंदा लगता है एकदम। अब हमारे पास में एक बात पड़ी, अगर आप इस बात को समझ गए हैं तो एक बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन बताना। ये क्वेश्चन मेरे बच्चों को कई साल से पढ़ा है और ये पिछले 1.5 साल पहले किसी पेपर में आया, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हमारी जो मेहनत है वो किसी पेपर में काम आई। देखो ये मान लो कि मेरे पास में एक टेबल है, इस टेबल को मैं क्या किया, 7 अलग अलग रंग के अक्षर दिए, पी आई पी जी वाई ओ आर, ये 7 अलग अलग रंग के अक्षर हैं, ठीक है। 6/6/9 विजन कैसा होता है, 6 होता है परफेक्ट आई, 6/9 है कि थोड़ा सा चश्मा लगा हुआ है तो परफेक्ट विजन नहीं है। देखो यहाँ जाओ, ये टेबल है, इसमें 7 अलग अलग रंग के अक्षर थे। ये पहला जो अक्षर है वो बैंगनी कलर का है, फिर ये आसमानी है, नीला है, हरा है, पीला है, नारंगी है, लाल, और सारे सारे अक्षर एक ही सीध में रखे हुए हैं, एक ही सीध में बिल्कुल ऐसे बिल्कुल टेबल पे चिपका रखे हैं, अलग अलग रंग के अक्षर, रंग बिरंगे अक्षर 7 अलग रंग के। अब मैंने क्या किया, इन 7 अलग रंग के अक्षर के ऊपर एक कांच की प्लेट रख दी मैंने, एक कांच की प्लेट, तो 7 अलग रंग के जो अक्षर है इनको मैंने कांच की प्लेट रखी, तो पता क्या होगा, ये अक्षर मुझे थोड़े से उभरे उठे हुए दिखेंगे। आपको डॉक्टर के पास गया ना, डॉक्टर के पास जैसे उसके टेबल पे कांच की प्लेट रखी होती है और नीचे कुछ पंपलेट रखी होती है, तो देखना ऊपर से वो थोड़े से हमें उठे से दिखते हैं अक्षर। ये इतना जो वेट नहीं होता, कांच का जो वेट होता है ऐसे कागज को उड़ने से बचाने के लिए रख देते हैं कांच का, और सब रखोगे किसी लेटर के ऊपर उठा हुआ दिखेगा। तो होता क्या है कि अगर आपके पास में मान लो कि कुछ अक्षर है उनके ऊपर कांच की प्लेट रखो, अक्षर उठे हुए दिखेंगे। लेकिन अभी हमारे दिक्कत क्या है, मान लो अपने किताब में करूं बुक में तो सारे अक्षर काले रंग के हैं, तो मैं कांच की प्लेट रखूंगा तो सारे अक्षर उठे हुए दिखेंगे, पर एक ही सीध में दिखेंगे उठे हुए भी। लेकिन रंग बिरंगे अक्षर हैं, इनको कांच की प्लेट रख दी जाए, ये अक्षर उठे हुए दिखेंगे, और कोई अक्षर जो है वो ज्यादा उठा हुआ दिखेगा, कोई कम उठा हुआ दिखेगा। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि अलग अलग रंग के अक्षरों के ऊपर अगर एक कांच की प्लेट रख दी जाए तो कौन सा अक्षर ज्यादा उठा हुआ दिखेगा और कौन सा कम उठा हुआ दिखेगा, बताना आपको। ठीक है ना, तो बताओ अलग अलग रंग के अक्षरों के ऊपर एक कांच की प्लेट रखेंगे तो कौन सा अक्षर ज्यादा उठा हुआ दिखेगा और कौन सा कम दिखेगा। देखो पहले इसका आंसर लिखो, फिर मैं बताऊंगा ऐसा क्यों हो रहा है। पहले लिखना, पहले इंग्लिश में लिखना, हिंदी में लिखवा देंगे। व्हेन वी पुट ए ग्लास स्लैब ऑन 7 डिफरेंट कलर्स, कोमा रेड कलर, कोमा वायलेट कलर अपीयर्स एट टॉप वाइल रेड कलर अपीयर्स एट बॉटम। हिंदी में लिखेंगे, जब 7 अलग अलग रंग के अक्षरों के ऊपर, जब 7 अलग अलग रंग के, जब 7 अलग अलग रंग के अक्षरों के ऊपर एक कांच की प्लेट रखी जाती है तो बैंगनी रंग सबसे ऊपर जबकि लाल रंग सबसे नीचे दिखाई देता है। लाल रंग सबसे ऊपर जबकि बैंगनी सबसे नीचे दिखाई देता है। ठीक है, तो एक तो इस चीज को ना आप प्रिज्म वाले कैसे कंपेयर करना, जब लाइट प्रिज्म से गुजरती है तो बैंगनी नीचे दिखता है, लाल ऊपर दिखता है। प्रिज्म अलग चीज है, प्रिज्म में दो सरफेस किसी एंगल पे झुके होते हैं, ये कांच की प्लेट है, यहाँ पे सरफेस पैरेलल होते हैं। अब यहाँ पे बैंगनी जो है वो ऊपर दिखेगा, नहीं कुछ ऐसा दिखेगा आपको। मान लो कांच की प्लेट है, जब ऊपर देखेंगे तो वायलेट आई बी जी ढंग से बन नहीं रहा है, ये कुछ आपको ऐसा दिखाई देगा, वी आई बी जी वाई ओ आर, तो लाल रंग दिखेगा सबसे उठा हुआ और बैंगनी दिखेगा सबसे नीचे। देखो ऐसा क्यों होगा, इस बात को समझना। देखो अगर मैं आपसे कहूँ कि हमने पानी की बाल्टी ली थी पीछे केस में, ये और आपसे कह दूं इस पानी की बाल्टी में ये मान लो कि ये पानी से भरी हुई है, इस पानी की बाल्टी में मान लो कि एक ये सिक्का है ए, एक ये सिक्का है बी,
अगर मैं आपसे कहूं कि कौन सिक्का उठा हुआ दिख रहा है, ए की बी, आपको सभी तो थोड़ा सा उठा है, ए ज्यादा उठा हुआ है, नहीं जो सिक्का ज्यादा उठा हुआ दिख रहा है उसकी आभासी गहराई तो कम आएगी, गहराई कहां से नापते हैं सरफेस से, और इसकी आभासी गहराई ज्यादा है, ये पॉइंट ए लगेगा कम गहराई में है, बी लगेगा ज्यादा गहराई में, यानी कि जो सिक्का मुझे उठा हुआ दिख रहा है उसकी आभासी गहराई कम आएगी, यानी वायलेट जो कलर है इसकी आभासी गहराई कम है और जो रेड इसकी आभासी गहराई ज्यादा है। अभी मैंने आपको चीज बताई थी कि जो आभासी गहराई होती है उसका फॉर्मूला होता है एक्चुअल गहराई बटे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो एक्चुअल गहराई तो सबकी सेम है, सबको एक ही सीट में रखा गया, एक्चुअल गहराई तो सबकी सेम थी, ये सबकी सेम है, लेकिन आभासी गहराई, अगर वायलेट कलर मुझे उठा हुआ दिख रहा है, पता क्यों दिख रहा है? वायलेट कलर उठा हुआ दिखने का मतलब ये है कि वायलेट कलर जो इसकी आभासी गहराई सबसे कम इसलिए आ रही है क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो वायलेट कलर है, बैंगनी जो कलर है, इसके लिए बैंगनी कलर के लिए किसी माध्यम का अपवर्तन ज्यादा होता है, तेज भैया है, तो जो बैंगनी कलर तेज भैया यानी कि बैंगनी जो कलर होता है इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ज्यादा, तो बैंगनी कलर के लिए माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, तो बैंगनी कलर के लिए आभासी गहराई कम आएगी, आभासी गहराई कम आने वाले को उठा हुआ दिखेगा, लेकिन जो लाल रंग है उसके लिए माध्यम का अपवर्तन कम होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, तो गहराई आएगी ज्यादा, तो उसके लिए गहराई ज्यादा बनेगी, इसलिए आंसर है ये बैंगनी ऊपर और ये। इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछ सकता है वो कि कौन सा ज्यादा उठा हुआ दिखेगा, बैंगनी कलर, वो ये पूछ सकता है कि सात अलग-अलग अक्षरों के ऊपर कांच की प्लेट रखें तो किस रंग की आभासी गहराई कम आएगी या किसकी गहराई ज्यादा किसकी आएगी, लाल रंग की, क्योंकि लाल रंग बैंगनी रंग ऊपर दिख रहा है, लाल दिख रहा है सबसे नीचे, तो जो रंग सबसे नीचे उसकी गहराई ज्यादा, आभासी गहराई ज्यादा गहराई में दिखेगा, और जो उठा हुआ दिखेगा वो कम गहराई में दिखेगा, उठा हुआ तभी तो गहराई कम दिख रही है उसकी, तो इसे ध्यान से करना क्वेश्चन को, डायग्राम बना लेना कि जब अलग-अलग रंग के अक्षरों के ऊपर कांच की प्लेट रखेंगे तो मामला ऐसा बनेगा बैंगनी सबसे ऊपर, लाल नीचे, लाल रंग की गहराई ज्यादा होगी और बैंगनी की गहराई कम होगी, तो गहराई किसकी ज्यादा, तो लाल रंग की, लेकिन उठा हुआ कौन दिख रहा है, किसकी गहराई कम होगी, यानी कि बैंगनी कलर। जब सात अलग-अलग ये अलग-अलग यानी कि टू लिखा हुआ है, अलग-अलग दो बार लिखा गया है, जब सात अलग-अलग रंग के अक्षरों के ऊपर, अरे भाई वो क्वेश्चन में नहीं आ रहा है, जब सात अलग-अलग रंग के अक्षरों के ऊपर एक कांच की प्लेट रखी जाती है तो बैंगनी रंग सबसे ऊपर यानी कम गहराई में, जबकि लाल रंग सबसे नीचे दिखाई देता है, अधिक गहराई में दिखता है, तो लाल रंग की गहराई ज्यादा होती है, बैंगनी की गहराई कम। अरे मामला समझ में नहीं आया? अरे हाँ कि ना, रिलेट कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे चीजों को? 55 हो गए, चलो आज इतना रखते हैं, कल बेटा आपके रिफ्लेक्शन हम खत्म कर देंगे। इसमें फॉर्मूला आपको आभासी गहराई का फॉर्मूला याद रखना है, d डेसिमल टू d बाई n, ये जरूर याद रखना, जो क्वेश्चन आज कराए वो सारे काम के हैं। कल मैं आपको रिफ्लेक्शन से कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, जब लाइट कम गहरी दिख रही थी, ये सारे एग्जांपल मैं आपको लिखवा दूंगा कल, और स्नेल के नियम से भी हम कुछ क्वेश्चन आपको करा देंगे, हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पूर्णांक परावर्तन पाएंगे।